So, okay, hi everyone once again, and I welcome you all with the next training session. बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज कर दिए हैं, बोल रहे हैं कि साउंड नहीं है। मैंने सेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया था, इसीलिए आप लोगों को साउंड नहीं आ रहा था। तो प्लीज आप लोग हैंड रेज नहीं करिए, और क्वेश्चनिंग का हम लोग जब लास्ट में करेंगे तो आप लोग डायरेक्टली मेरे को टेक्स्ट करके बता सकते हैं। बट उससे पहले दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो, एक बार ही मुझे टेक्स्ट करके कोई भी ये बता दीजिए कि मेरी वॉइस और ऑडियो और वीडियो तीनों चीजें आराम से आपको क्लियर आ रहा है। ओके, तो थैंक यू, मैसेजेस आ गए हैं मुझे। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो आज का जो सेशन है बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेरी लाइफ में बीइंग अ फीमेल। बहुत सारे जितने हमारे पिलर्स हैं, हमारे D9 फैमिली की पिलर्स हैं, जो फीमेल फैमिली है हमारी, उन सभी के लिए भी ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितना इम्पोर्टेंट उन सबका एक एक फीमेल का होना और एक एक मेल का होना जितना इम्पोर्टेंट है टीम बिल्डअप करने के लिए, उससे ज्यादा कहीं इम्पोर्टेंट होगा कि जो टीम बिल्डअप हुई है उस टीम में अवेयरनेस कितनी ज्यादा है। क्या ये अवेयरनेस जो बार बार मैं रिपीटेडली कई बार कुछ चीजों के बारे में बात करती हूँ, कुछ सेशंस को लेके आती हूँ, क्योंकि उसका जो जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं सीधा मेरे दिल से होकर और आप लोगों के साथ डायरेक्टली टच में आता है, क्योंकि इतनी सारी फीमेल फैमिली है हम लोगों से जुड़ी हुई। तो बहुत इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम लोगों की, आप लोगों की, कि हम लोग जो फीमेल्स हैं, जो आज केवल और केवल किचन तक सीमित नहीं है, बहुत सारे टास्क करती है, मल्टीटास्किंग होती है एक फीमेल। एंड नॉट इवन मल्टीटास्किंग, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा होती है। लाइफ के डिफरेंट फेजेस भी एक फीमेल बहुत ज्यादा देखती है। उतार चढ़ाव जितने भी लाइफ में आते हैं बहुत ज्यादा फीमेल को देखने पड़ते हैं। बस फर्क इतना होता है कि जो उतार चढ़ाव एक फीमेल देखती है, फेस करती है, उस उतार चढ़ाव के बीच में कहीं हम हेल्थ के साथ समझौता ना कर बैठे। जहाँ हमें जीने की तमन्ना हो कि हमें एटलीस्ट मेरी 45 ईयर्स तक तो मैं बहुत अच्छे से अर्न कर पाऊँ, या 50 ईयर्स तक मैं बहुत अच्छे से अर्न कर पाऊँ। मेरा विजन है, तो मैं चाहती हूँ कि 45 या 50 ईयर्स तक मैं एकदम से ऐसे रहूं कि मैं अच्छी अर्निंग कर पाऊँ, सब कुछ ठीक रहे। बट दिस बिकम्स पॉसिबल, ये तब पॉसिबल है जब हर एक फीमेल जो हमसे जुड़ी है इतनी कैपेबल हो और इतनी हेल्दी हो कि अपनी उस कैपेबिलिटी को वो दुनिया तक भी पहुंचा सके। यदि हमारे साथ फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 लेडीज आज के सेशन में जुड़ी हैं, तो प्रत्येक लेडी के ऊपर यदि हेल्थ को लेकर मैं बात करूं तो एक से लेकर अगर 4 से 8 इस तरीके से भी अगर साइकिल चलता है तो हम बहुत सारी लेडीज को कवर कर सकते हैं। सो दैट्स द रीजन कि इस स्लाइड की जो स्टार्टिंग है वही जो आप देख रहे हो, डेडिकेटेड टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है। हाँ, दैट इज राइट कि इसमें मैं प्रोडक्ट्स की बात करूंगी, काफी ऐसे क्वेश्चंस की बात करूंगी जो बहुत कॉमनली मेरे पास आते हैं। बट मोर देन दैट, हाउ दिस सेशन इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी, अर्निंग अपॉर्चुनिटी कैसे है ये फीमेल्स की, ये भी आज हमें बहुत अच्छे से सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जो हमने पहले जिन बारे में बात नहीं की है, तो आज उनको एज इन कुछ नए पॉइंट्स हम लोगों ने कोशिश की है ऐड करने की और आप लोगों से शेयर करने की। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले, अब 323 में देख पा रही हूँ लोग हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो हम लोग सेशन को आगे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपसे पहले भी एक चीज शेयर की कि हम लोग जो है इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप जितने भी साल जी रहे हो, चाहे आपकी एज 65 ईयर्स हो, चाहे आपकी एज 70 ईयर्स हो, तो बोथ मेल है या फीमेल है, तो क्या आप जी रहे हो या सिर्फ आप जी रहे हो, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है। जी रहे हो तो हो, लेकिन किस तरीके से जी रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान आपकी लाइफ में देता है। आपका अच्छे से जीना, आपका हेल्दी जीना, क्योंकि जितना ज्यादा एक फीमेल हेल्दी होती है उतनी ज्यादा उसकी फैमिली हेल्दी होगी। एक दिन अगर एक फीमेल को फीवर हो जाए या वो बिल्कुल खांसी जुकाम की वजह से बीमार हो जाए, घर का कोई टास्क ना कर पाए, तो घर की 2 दिनों में हालत इतनी बुरी हो जाएगी कि समझ में नहीं आएगा कि सामान कौन सी चीज कहाँ पर रखी है। पर यही अगर वो फीमेल
हंसती खेलती रहे, बोलती रहे सबके साथ, अपने टास्क अच्छे से करती रहे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में कामयाब रहे, तो दैट हाउस इज कॉल्ड एक्चुअली स्वर्ग। तो वो घर एक तरीके से स्वर्ग बन जाता है। आज जितने स्फीयर्स में मैं बात करूं, फीमेल्स का जो टास्क, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज चलती हैं, किचन से लेके, ऑफिस से लेके, फैमिली संभालने से लेके, इन सभी चीजों में हम एक्चुअली उलझ जाते हैं। मैं अगर अपनी भी पर्सनली बात करूं तो मेरे पास दुनिया भर के टास्क होते हैं, बीइंग अ हाउसवाइफ टू, बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेनर टू, और बीइंग इन फैमिली मेंबर टू। बहुत सारी चीजों को संभालते संभालते समटाइम्स आई फील कि हमें वो टाइम ही कभी कभी नहीं मिल पाता जो टाइम हमें चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक लेडी सुबह 6 बजे उठती है ना, तो 6 बजे से लेके 9 बजे तक उसकी भागदौड़ घर के बीच के टास्क में ही निपट के रह जाती है। सफाई उसको करनी है, खाना उसको बनाना है, बच्चे का ध्यान रखना है, फैमिली का ध्यान रखना है, सब चीजें। वो 3 घंटे जो प्रोडक्टिव होने चाहिए सबसे ज्यादा, जहां पर उसे अपने ऊपर फोकस करना है, या जहां पे उसे अपनी डाइट पर भी फोकस करना है, अपनी रूटीन रिजीम पर भी फोकस करना है, एक्सरसाइजेस पर भी फोकस करना है, उन 3 घंटों में उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसके घर तक रह जाती है। एंड दैट्स द रीजन कि उस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में उलझे उलझे हम लोग कहीं ना कहीं अपने लिए वो टाइम नहीं निकाल पाते जिसमें हम अपने लिए स्पेशल कुछ कुक कर पाए। कुछ बचा हुआ होगा तो वो हम लोग खा लेते हैं। हम लोग की बहुत ऐसी आदत होती है, मेरी खुद की पर्सनली है, आई डोंट नो अबाउट एवरीवन, बट मेरी खुद की पर्सनली ये चीज आदत होती है कि अगर कुछ बना है स्पेशली खुद के लिए, कुछ ना बनाने का एकदम ऐसे रहता है कि क्या करना है, सबके लिए तो ये सब्जी बनी ही है, तो पर्टिकुलरली मैं अपने लिए क्यों, स्पेशली अगर मुझे आलू गोभी खाने का मन हो रहा है तो मैं आलू गोभी बनाऊं। तो वी आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू कुक, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड उसके बाद में क्या होता है कि पहले जो सब्जी आपको नहीं पसंद या जो टास्क आपको नहीं पसंद, यू हैव टू डू दैट ऑन अ नॉन बेसिस, अपने लिए नहीं तो आपकी फैमिली के लिए, यू हैव टू डू इट। और उस बीच में कोई फिजिकल एक्टिविटी का आपको टाइम नहीं मिलता। जैसे मैंने आपसे शेयर किया, सुबह के 3 घंटे का जो रूटीन है, मेरा भी मोस्टली ऐसा ही रहता है। और अगर यहाँ पे मैं रूटीन की आपसे बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है जो आप देख पा रहे होंगे। 2019 में मोटिलिटी रेट शेयर किया हुआ है वुमेन का, वाज एट 145.05 पर 1000 फीमेल अडल्ट। हर तरीके की कैटेगरी वाले फीमेल्स इसके अंदर आते हैं, टीनेजर्स से लेकर के एजेड ग्रुप तक सभी आते हैं। अब जिन टास्क को करने के लिए एक फीमेल को रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए जो टाइम अपने लिए चाहिए है, उसके ना होने की वजह से ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता, वश नहीं चलता, उनको हम रोक नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, जो फूड आपके पास आ रहा है, जो वेजिटेबल आप बना रहे हो, जो फ्रूट्स आप खा रहे हो, पेस्टिसाइड्स की वजह से उसमें कोई प्योरिटी है नहीं। एक तो पहले ही टाइम नहीं है कुकिंग के लिए, पहले ही टाइम नहीं मिलता है कि स्पेशली अपने ऊपर कुछ बहुत अच्छे से फोकस कर लिया जाए, और किसी तरीके का ऐसा कुछ हम सेक्रीफाइस भी नहीं कर सकते कि एक दिन फैमिली के लिए हम सेक्रीफाइस कर दे, एक दिन सिर्फ अपनी मर्जी का सब कुछ करें, तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब दूसरी चीज ये भी हो जाती है कि इतने ज्यादा पोल्यूशन जिसपे हमारा काबू नहीं है, अगेन उसकी वजह से हमारी हेल्थ में जो अफेक्ट होना है वो होना ही होना है। सिर्फ यहाँ पे एयर पोल्यूशन का जो मैंने एग्जांपल लिया है, दिस इज नॉट अबाउट ओनली एयर पोल्यूशन, दिस इज अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन। यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन की भी अगर बात करूँ तो नॉइज पोल्यूशन, जो वाइब्रेशंस नॉइज पोल्यूशन की वजह से आती हैं, जो फ्रीक्वेंसी नॉइज की वजह से जनरेट होती है, वो हमारे माइंड के साथ भी कंपन करती है। सो समटाइम्स इट इज लाइक कि ऐसे टाइप के मूड स्विंग्स एक फीमेल के अंदर और मेल के अंदर भी, ये कॉमन फैक्टर होता है दोनों में, देखने को मिलेंगे कि जिस म्यूजिक को दे गोना लाइक टू मच, बहुत पसंद होता था उनको, कभी सडनली ऐसा कुछ दे विल फील कि पसंद ही नहीं आ रहा, उसी म्यूजिक से यू फील एंग्री यंग वुमेन और एंग्री यंग मैन की तरह से आपका फेस हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो अफेक्टिंग अस, जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है। ना तो आप इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे स्टेट का, सिटीज का पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हो, ना ही आप उस पोल्यूशन से होने वाले जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जो आपके ऊपर आना है धुआं, वो आना ही है, जो नॉइस आपके ऊपर आना है वो आना ही है। बस फर्क इतना है कि आप उसको प्रिवेंट कैसे करते हो, अपनी बॉडी को बचा के कैसे रखते हो, वो इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट फैक्टर अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट आता है, जैसे यहाँ पे भी एयर पोल्यूशन की बात की है, एक डेटा है ये जी, एयर पोल्यूशन दिल्ली को लिया है एग्जांपल के तौर पे, तो 1000 ऑफ ब्रीदिंग एलर्जी केसेस आते हैं और अदर सॉर्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस आते हैं। तो दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन का, क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है दिल्ली, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली एयर बट नॉइस का भी समटाइम्स आई फील कि हॉर्न सारा दिन बजते रहते हैं दिल्ली के अंदर में। तो ये जो चीजें हैं इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो लेस टाइम हमारे पास है, जो 24 आवर्स में हम मैनेज नहीं कर पाते समटाइम्स। मुझे भी ऐसा लगता है कि काश 24 आवर्स से ज्यादा 2 घंटे और एक्स्ट्रा होते, 2 घंटे और मुझे भगवान ने मेरे लिए सिर्फ दिए होते, जहाँ पे मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना, कोई फैमिली के बारे में नहीं सोचना है, कोई किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं सोचना, बस अपने ऊपर इन्वेस्ट करने हैं वो 2 घंटे। समटाइम्स मेरी फीलिंग ऐसे टाइप की होती है। तो आई एम वेरी श्योर कि सारी फीमेल्स को ऐसा लगता होगा कि काश 2 घंटे और हमें सोने को मिल जाए, या काश 2 घंटे और मुझे मिल जाए तो मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ। और उस 2 घंटे की सेविंग के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड जंक फूड, फास्ट फूड, जिसको हमने रेगुलर लाइफस्टाइल का हिस्सा बना के रखा हुआ है। एंड दिस इज रेगुलर मीन्स रेगुलर, रोज आपको खाना है, कुछ ना कुछ आपका रोज चले पड़ा होता है। और मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, जैसे राइस भी होंगे तो फ्राइड राइस चल रहे हैं, अगर चाउमीन नूडल्स नहीं चल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो स्नैकिंग का टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा चल ही रहा होगा जो आपके लिए सही नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इन्हीं की वजह से, एक तो पोल्यूशन एक नेचुरल फैक्टर जिससे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बट देयर आर सम फैक्टर्स जिन पे आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे योर फूड हैबिट। अब इन फास्ट फूड को आप अवॉइड कर सकते हो, बट व्हाट यू आर डूइंग इज कि हम अवॉइड कर नहीं पा रहे। टाइम सेविंग कह लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह लीजिए, और इसकी वजह से ही जो इश्यूज दोनों ही जेंडर्स को फेस करने पड़ते हैं, मेल और फीमेल को। हार्मोन डिसरप्शन है, स्पर्म काउंट बहुत ही कम है, और इन्हीं इश्यूज की वजह से क्रिटिकल मेडिकल इश्यूज भी बाद में सुनने को मिलते हैं कि लंबे लंबे टाइम तक अलॉट ऑफ केसेस मेरे पास ऐसे आते रहते हैं, बोलते रहते हैं लोग कि कंसीव नहीं हुआ है, या किसी तरीके का यूट्रस इन्फेक्शन है, या किसी तरीके का स्पर्म काउंट का इशू है। तो ये सारे इश्यूज आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जो कहीं ना कहीं मोस्टली 80% ऐसे ही होते हैं जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का पार्ट है। 20% जेनेटिक इशू हो सकता है, या किसी तरीके की मेडिकल क्रिटिकल टर्मिनोलॉजी हो सकती है उसके लिए। और इन फास्ट फूड जैसी चीजों की वजह से आपके जो बॉडी पे अटैक बढ़ता है फ्री रेडिकल्स का, दिस इज लाइक कि आप जो चीजें आपको सही करनी चाहिए, जैसे आपको डाइट करनी चाहिए, आपकी सही मेडिटेशन आपको करना चाहिए सही, बट रादर देन दैट हम लोग क्या हो रहे हैं, जो चीजें हम कंज्यूम करते जा रहे हैं वही कंज्यूम करने की वजह से हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो। मोरओवर मैं आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूंगी, बट कुछ फैक्टर्स दोनों में बहुत कॉमनली इफेक्ट करते हैं। तो जहां जहां पे ऐसा होगा आई विल डेफिनेटली टॉक ओवर दैट, तो उस पर भी हम बात करेंगे। अब इन सभी चीजों की वजह से ऐसे ये जो इश्यूज है ना, कुछ इश्यूज तो ऐसे हैं, समटाइम्स आई फील शॉक्ड कि ऐसा भी कुछ इशू है, मुझे उसको फटाफट स्टडी करना पड़ता है कि ऐसा क्या इशू आ गया ये जिसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं, और ऐसा कैसे हो गया कि इतनी सडनली एक इशू राइज हो गया और उसका पहले कोई हिस्ट्री नहीं, कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं, कोई जेनेटिक रिलेशन नहीं है उसका, और सडनली एक टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। तो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के लिए उतना बड़ा चैलेंज बन जाता है कि एक ऐसा टर्म, एक ऐसा रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लेकिन वो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में आ चुका है कि जो सामने वाला व्यक्ति है, जो सामने वाली फीमेल है, वो बहुत परेशान हो गई है उस चीज से। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में जैसे कुछ तो कॉमन है जो आपको सुनने को मिलते हैं, आप ग्लूकोज इम्बैलेंसेस की बात कर लो, डायबिटीज की बात करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की बात करते हैं हम लोग। एक्सरसाइजेज एक डेली रूटीन एक्टिविटी हो गई है, एक्सरसाइज का तो नामो निशान हटता ही जा रहा है धीरे धीरे। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ पार्ट्स के अंदर में मे बी शायद हम जैसे लोग जो हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप जैसे लोग जो हेल्थ केयर को प्रमोट करते हो इतना, थोड़ा थोड़ा फिर भी इस वैल्यू को समझते हैं कि वाई एक्सरसाइज इज सो इम्पोर्टेंट, या वाई मेडिटेशन इज सो इम्पोर्टेंट। बट जो दूसरे लोग हैं जो नहीं जुड़े हैं ऐसे सेक्टर से, उन तक ये बात पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी, और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करती है इस बात को।
नेक्स्ट इशू की बात करूँ तो गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एन नंबर ऑफ गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स चल रहे हैं। सम इश्यूज आर लाइक वेरी कॉमन, जो हर एक फीमेल फेस कर रही होती है और उसको बहुत लाइटली लेना, और हम सोचते हैं कि नेचुरल है, आप पे से ठीक हो जाएगा। हमारी जैसे आदत होती है कुछ चीजों को इग्नोर करने की, पर वो इग्नोरेंस हम पे बाद में बहुत भारी पड़ती है जब हम सोचते हैं कि 10-10, 15-15 साल निकल जा रहे हैं एक वाइट डिस्चार्ज के इश्यू से जूझते हुए, या मेंस्ट्रुअल इश्यू से किसी को जूझते हुए, और हार्मोनल डिसरप्शन से किसी को जूझते हुए। तो वो सारी चीजें गायनेकोलॉजिकल इश्यूज बहुत सुनने को मिलते हैं हमें। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ये तो एक ऐसा डिसऑर्डर है कि बच्चा हो, बड़ा हो, फीमेल हो, मेल हो, कोई भी हो, वो इससे अफेक्टेड है ही है। तो डाइजेशन के लिए तो हम लोग हमेशा से जीआईटी, ट्रिपल आ जैसी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा बात करते आए हैं। बट दीज डाइजेशन इश्यूज आर अराइजिंग ड्यू टू लेस टाइम टू कुक, और हमारा ध्यान नहीं जाता कि हम मार्केट पे चले जाएं, प्रॉपर तरीके से सब्जियां खरीद लें। एक एक रेडी वाला भी जब आता है, वेंडर, स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, जब वो आता है घर में सब्जी बेचने के लिए, तो हम लोग ऐसे होते हैं कि फटाफट से, कुछ मान लीजिए भरता किसी को पसंद है तो बैंगन दे दो, कुछ नहीं देखना दुखना हमें कि उसमें कहीं पे कहीं उसमें प्रॉपर कोई स्मेल तो नहीं आ रही है, उसमें किसी तरीके का कुछ रिलीज तो नहीं हो रहा है, बैंगन का लिक्विड तो रिलीज नहीं हो रहा है, या बैंगन में कहीं कीड़ा तो नहीं। हम इतनी हरी में होते हैं, इतने रश में होते हैं, मैं खुद भी ऐसा करती हूँ कई बारी, मेरे से भी ये गलती हो जाती है कभी कभी। बट दिस इज ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ दैट, कि उस टाइम को हम लोग मैनेज नहीं कर पाते, और उस प्रॉब्लम की वजह से हमारे हेल्थ डिसऑर्डर्स बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और फिर जाकर के हमारे लिए प्रॉब्लम आती है ऐसी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, जिन प्रॉब्लम्स के बारे में एक एक सोसाइटी ने ना कुछ थॉट्स भी बना के रखे हैं, कुछ हाइप्स बना के रखे हैं कि इस बारे में तो बात ना ही करो तो ही अच्छा है। एक एक घिन वाली दृष्टि से देखना, या सोसाइटी में ऐसा कुछ कोई कोई सिस्टम ही नहीं है इस चीज का कि इस बारे में कोई प्रॉपर बात की जाए। मुझे ये चीज बहुत फील होती है पर्सनली कि आज जो स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, यदि उस एजुकेशन सिस्टम में भी अगर डीना एंड डीवास को भी मैं बात करूँ, तो आप लोगों के लिए शायद ये आइडिया की तरह भी काम कर सकता है। कैंपेन भी अगर हम करने जाए ना, तो उन कैंपेन्स में भी रिस्ट्रिक्शंस का फेस करना पड़ जाएगा कि वाइट डिस्चार्ज के बारे में नहीं बात कर रहे, सैनिटेशन के बारे में नहीं बात कर रहे, मेंस्ट्रुअल इश्यूज के बारे में नहीं बात कर रहे। आई रिमेम्बर कि मेरे स्कूल में एक ही बार जब मैं शायद 6th या 7th स्टैंडर्ड में रही होंगी, एक ही बार एक ऐसा कैंपेन करने के लिए एक कोई कंपनी आई थी, मुझे याद भी नहीं है कि किस तरीके के सैनिटरी पैड्स के बारे में वो लोग बात करने आए थे, बट दे ओनली कम वंस। तो क्या एक बारी आ जाने से सिर्फ इतनी अच्छी अवेयरनेस हम उस टाइम के एज ग्रुप को आ जाएगी, जबकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स उससे जुड़ी हुई हैं। उन्होंने क्या बात की, सिर्फ सैनिटेशन की बात की कि आप सैनिटरी नैपकिन को यूज करो, क्यों यूज करो, कपड़ा क्यों नहीं यूज करो। अरे आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो, वो चीज से जुड़ी हुई बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, उन तथ्यों पर भी बात करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज के हेल्थ केयर हम लोग जो सपोर्ट करते हैं, हम लोग भले ही फ्रंट लाइन में ना आते हो, बैक लाइन में आते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि ये काम बहुत जरूरी है हम लोगों को करना। अवेयरनेस करनी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि व्हाट इज ल्यूकोरिया, होता क्या है वाइट डिस्चार्ज। आधे लोगों को पता ही नहीं, सच में टीनेजर्स को, आधी टीनेजर्स दे डोंट इवन नो कि कोई वाइट डिस्चार्ज नाम की चीज भी होती है। आज भी जानती नहीं है लड़कियां, छोटी लड़कियां, टीनेजर ग्रुप वाली। जब तक आप बात नहीं करते या हम अपना ड्यूटी एज एन हेल्थ केयर नहीं बात करते हैं, तो शायद उनको कभी पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि घर पे अगर ये माहौल नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्कूल के माध्यम से, या अब तो स्कूल्स नहीं है ओपन, मीटिंग्स चल रहे हैं, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, बट देयर विल बी अ डे जब स्कूल ओपनिंग सब कुछ शुरू होगा दोबारा, तब भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। सोसाइटी में से हाइप हटाना कि 90% जो केसेस होते हैं ना इसके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या वाइट डिस्चार्ज कैंडिडियासिस है, या ट्राइकोमोनियासिस है, ये सारे कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की वजह से एक फीमेल की प्रोडक्टिविटी भी तो कम होगी। अगर एक लड़की का ध्यान टीनेजर ग्रुप में हो, या 20+ एज ग्रुप में हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, इन्हीं सभी चीजों में फंस के रह गया, तो
क्या वो उतनी प्रोडक्टिव हो पाएगी जितनी प्रोडक्टिव एक फीमेल को होना चाहिए? तो मेल हो या फीमेल हो, हम दोनों ही जेंडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें ये चीज बतानी पड़ेगी। और ये जो 3 इन्फेक्शन के नाम आप देख रहे हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या कैंडिडियासिस हो, ट्राइकोमोनियासिस हो, कभी जब इस बारे में किसी एक्सपर्ट से या आप अपने हेल्थ केयर कंसल्टेंट के पास जाओगे तो ऐसे 3 टर्म्स आपको जनरली सुनने को मिलेंगे, ऐसे वाइट डिस्चार्ज से जुड़े हुए। अब एक प्रॉब्लम होती है, ऐसी प्रॉब्लम जिसको आप 1 to 2 डेज के लिए इग्नोर करते हो ये सोच करके कि ये 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स कॉमन कोल्ड जो होता है, कॉमन कोल्ड ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो कई बारी 2 से 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार वो हमारे लिए बहुत बड़ा मेडिकल कंसर्न बन जाता है अगर हम उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं करते हैं, प्रॉपर उसके प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं। तो कॉमन कोल्ड के टाइम पे ठंडा आइसक्रीम किसी को खिला दीजिए, छोड़ दीजिए प्रिकॉशंस लेने, तो आपके बहुत अच्छे से बुरे हाल हो जाएंगे, वायरल से उठ नहीं पाएंगे आप। तो ये जो चीजें हैं, जो 2 से 3 दिन वाला पीरियड होता है जिसमें हम जानते हैं कि हाँ ये 2 से 3 दिन की रिकवरी फेज है और हो जाएगा ठीक, दैट इज ओके, ठीक है, हमें पता है कि ऐसा हो जाएगा। बट अगर वो पीरियड 2 से 3 दिन का ना होकर के महीनों में कन्वर्ट होने लग गया, पहले हफ्ते में, फिर उसके बाद महीने में कन्वर्ट होने लग गया, टेंशन वहीं पर शुरू हो जानी चाहिए। एक प्रॉब्लम जिसने 2 दिन में ठीक हो जाना था, वो बढ़ करके अगर 2 हफ्ते तक पहुंच रही है, जैसे रिप्रोडक्टिव एज है अगर फीमेल की, जिसमें 1 to 4 ml जो है नॉर्मली 24 आवर्स के अंदर अगर आ रहा है फ्लूइड वाइट डिस्चार्ज, तो दिस इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल। एंड ड्यूरिंग पीरियड जब आ रहा होता है, जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उससे पहले आ रहा होता है, एंड आफ्टर सम डेज भी किसी किसी केस के अंदर होता है, जब पीरियड स्टॉप हो जाते हैं तब भी 1 से 2 दिन चलता है, दैट इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल। बट व्हाट अबाउट दैट कि पूरा ही चलता जा रहा है, हर टाइम ही चलते जा रहा है, दे हैव टू यूज पेंटी लाइनर यूज करने पड़ रहे हैं, या दे हैव टू यूज समथिंग एल्स, कुछ भी किसी भी तरीके का वो प्रिवेंटिव मेजर यूज कर रहे हैं, ऐसी चीजें उन्हें यूज करनी पड़ रही हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स की निशानी तो हुई। और व्हाइट डिस्चार्ज में व्हाइट कलर का थिक भी होता है, थिन भी फ्लूइड होता है, और ऑर्डरलेस भी होता है, और ऑर्डर वाला भी होता है किसी किसी का। तो जहां पे आपको ये साइन दिख रहे हैं, तो वहीं पे हमें जागने की जरूरत है, चाहे आप टीनेजर में देख रहे हो, चाहे आप अपने अंदर देख रहे हो, चाहे आप अपने आसपास कहीं भी ये चीज को देख रहे हो। और जब आपके पीरियड्स के ड्यूरेशन में हो रहा है तो ठीक है, नॉर्मल है, हो जाएगा ठीक, लेकिन अगर इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है तो सारा टाइम ये चलता रहता है, हर टाइम इसको आप फील कर सकते हो, आपको ड्राइनेस लगती रहती है हर टाइम, ड्राइनेस कभी नहीं लगती, वेटनेस लगती रहती है आपको हर टाइम, आपकी बॉडी में इरिटेशन आपको हर टाइम लगती रहती है। एंड कुछ अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस हैं या वेजाइनल इन्फेक्शंस हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये वाइट डिस्चार्ज को बढ़ाने का काम भी करती हैं। दैट इज वेरी नॉर्मल टू अंडरस्टैंड कि जब आप किसी जगह को, चाहे आप अपने अंडर आर्म्स की बात करो, चाहे आप अपने हेड की बात करो, चाहे आप अपने पेट की बात करो, चाहे आप अपने फेस की बात करो, अगर आप उस पर हाइजेनिक प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन होना है, कोई ना कोई एलर्जी आपको होनी है, किसी ना किसी तरीके का इश्यू आप फेस करोगे ही करोगे। तो सेम गोज विद वेजाइना, जिसमें तो एयर से एक्सपोज भी नहीं होना होता, आपकी उसकी क्लीनिंग करना, बहुत हाइजेनिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करना एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जहाँ पे आपको अपनी इस तरीके के जो इश्यूज आते हैं फीमेल हेल्थ से रिलेटेड, उनको अवॉइड करना हो। अब कुछ कुछ साइन सिम्टम्स यहाँ पे मैंने शेयर करे हैं जो व्हाइट डिस्चार्ज की वजह से कॉमनली रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूँ तो वॉल्यूम है या कलर है, ऑर्डर है, ये सभी चीजें हो रही हैं। इचिंग इश्यूज हैं, बर्निंग सेंसेशन, बहुत सारे लोगों को ये सब होता है, वेजाइनल बर्निंग बहुत केसेस आते हैं, पेनफुल सेक्स कांटेक्ट है या ब्लीडिंग स्पॉट्स भी हो रहे हैं साथ में, डिसयूरिया या पेनफुल यूरिनेशन है कि वेजाइनल पेन भी हो रहा है, यूरिनेशन भी चल रहा है, वेजाइनल पेन भी चल रहा है, फीवर इश्यूज हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे कुछ साइन सिम्टम्स हैं जो रहते हैं। अब अगर मार्केट के नजरिए से जिस अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रही थी, कि जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, दैट इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, तो वो अगर आप देखो तो ग्लोबली अगर इसी चीज को लेके बात करूं मैं, तो
17.8 बिलियन 2014 के अंदर ये प्रोजेक्ट था, जहाँ पे विमेन हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज के बारे में इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जहाँ पे वाइट डिस्चार्ज हो या सैनिटेशन हो या हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के लिए डिफरेंट टाइप की चीजें हो, वो सभी को फॉलो करा जाता हो। अब एक्सपेक्टेशन इसकी है कि 17.8 बिलियन बाय 2024 हो जाना है ये, और 2019 तक 9.6 बिलियन चल रहा था ये, और इसकी ग्रोथ रेट आप देख ही सकते हो। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सोचने की बात यह है कि अगर सिर्फ एक ही इशू पे बात करें, सिर्फ वाइट डिस्चार्ज को ही लेके बात करूं, ऑल्दो आज 2-3 ऐसी और भी चीजें हैं जिन पे बहुत सवाल आ रहे थे, तो उनको भी आज क्लियर करूंगी मैं। वो सारी चीजों पे भी अगर बात करूं, तो एक एक सेगमेंट पे भी अगर बात करें ना, तो दिस इज लाइक अ बिग फील्ड टू वर्क विद, जहाँ पे बहुत ज्यादा मार्केट शेयर को आप हासिल कर सकते हो, अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हो, बिकॉज हर घर में 2 से 3 तो फीमेल्स होते ही हैं, तो उन सभी के साथ में हेल्थ इश्यूज का कोई ना कोई इशू रहता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग हो, चाहे ल्यूकोरिया जैसा इशू हो, तो कुछ ना कुछ इशू उनको रहता ही है। अब हम लोग जिस सेगमेंट पे बात कर रहे हैं, हम लोग आयुर्वेदिक सेगमेंट के माध्यम से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इसी सेगमेंट के बिजनेस को मैं देखूं, तो 2017 में 4.5 बिलियन तक रहा था, और 2026 तक 14.69 बिलियन होने वाला है ये, एट एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 16.14। तो ये कुछ डेटा है जो आपको भी हेल्प करेगा आपके मार्केट सेगमेंट को समझने में। तो सोचने वाली बात ये है, और समझने वाली भी, कि हमारे पास तो चीजें ही ऐसी है जिस माध्यम से हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेशन देख रहे हैं, चीजें ही ऐसी है जो बेस्ट हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करके बनाई गई हैं, चीजें ही ऐसी हैं, हमारे सेशंस ही ऐसे हैं जिसके माध्यम से हम कोशिश करते हैं बेस्ट टू बेस्ट पॉइंट्स के बारे में बात करने की, ताकि सब चीजों को अच्छे से हम लोग फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट्स पे काम कर सके। जैसे मैंने कुछ शेयर किया था कि बहुत सारी वुमेन जो हैं इसके नेगेटिव साइड पे एक्चुअली समझते भी नहीं है कि ये जो इश्यूज हो रहे हैं, इग्नोरेंट होते हैं उसके लिए। कहा भी जाता है बहुत सारे लोगों, मैंने भी पहले ये बहुत सुना था लोगों के मुंह से कि नेचुरल डिसऑर्डर होता है, अपने आप से ठीक हो जाता है, बट नो, नो मोर नेचुरल डिसऑर्डर इट इज। ये कोई नेचुरल डिसऑर्डर रह नहीं गया है अब। ये इतना ज्यादा पीक लेवल पे पहुंच गया है कि इसकी वजह से हमारी लाइफ, हमारी प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज होनी चाहिए वो डिक्रीज होती रहती है। परंतु यदि हम इस सेगमेंट में काम करने में कामयाब हो जाए, और जो आयुर्वेदिक रेंज आपके पास है सेजेस एंड सीड्स की, जहाँ पे रिजल्ट सबने देखा है, उस पे अगर हम काम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो सोच कर देखिए कि प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा हम लोग राइज कर सकते हैं, कितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट एस्टेब्लिशमेंट में आपकी हेल्प करेगी। अब बात करती हूँ प्रोडक्ट्स की, कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपको हेल्प करेंगे। बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते भी हैं, और कुछ लोग नए हैं, तो उनके लिए जानना जरूरी है कि हमारे पास में सेजिस एंड सीज एक रेंज है, जिसमें कि नारी संजीवनी सिरप और नारी संजीवनी टैबलेट, दो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो कि स्पेसिफिकली वाइट डिस्चार्ज टारगेटेड फीमेल हेल्थ टारगेटेड रेंज है। और कुछ ऐसे भी दो और प्रोडक्ट्स के बारे में आज बात करूंगी जिनको लेके कंफ्यूजन बहुत ज्यादा लोगों को रहता था, तो वो भी क्लियर होगा आज आपका। ये जो सिरप है, आप इसको देखेंगे तो इसके कुछ की इंग्रेडिएंट्स का नाम है यहाँ पे, अशोका, शिवलिंगी, लोधरा, जो तावक, लोधरा तावक जिसे कहते हैं, एंड सैफरन। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो फीमेल हेल्थ को बहुत सपोर्ट देने वाली हर्ब्स है, और नेचुरल होने की वजह से ये हर्ब्स हैं, तो कम्प्लीटली आपके लिए सेफ टू यूज भी है, कि आपको कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पहुंचाए। डिपेंड ऑन कि आप उसको सही प्रयोग में लाएं बस। अब कैसे आपको इसको यूज करना है, इसका जनरल जो डोज है दैट इज 2 to 4 स्पून आफ्टर मील्स विद वाटर है। आप इसको डाइल्यूट करके ले सकते हो, बट टैबलेट का भी अगर इसके साथ में आप प्रयोग करते हैं, तो आप 2-2 स्पून को यूज कर सकते हो, कि 2 स्पून आपने सुबह पानी में डिजोल्व कर लिए, 2 स्पून आपने इवनिंग टाइम पे डिजोल्व कर लिया आफ्टर मील, और उसके साथ में आपने 2-2 टैबलेट ले लिए। तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट, नारी संजीवनी टैबलेट, जो इसी की कैटेगरी के साथ में आता है, जिसमें अशोका,
शिवलिंगी है, लोदरा है, मंडूर भस्म है, शिलाजीत, सफेद मूसली, ऐसे कुछ वाइटल हर्ब्स हैं जो बहुत फीमेल ओरिएंटेड हर्ब्स हैं। इनकी स्टडी अगर आप अब कभी इनको पर्सनली अगर आप गूगल भी करोगे तो यू विल फाइंड अ लॉट नंबर ऑफ पेपर्स, इतनी सारी रिसर्च इनके बारे में आपको मिल जाएगी जो आपकी फीमेल हेल्थ से ही जुड़ी है डायरेक्टली। कोई प्रोजेस्टेरॉन, कोई एस्ट्रोजन, कोई एलएच, कोई एफएसएच, जो हॉर्मोन्स के नाम है वो ले रही हूँ, उन सभी से जुड़ा हुआ है कुछ ना कुछ, किसी ना किसी हर्ब का रिलेशन है उन सभी के साथ। तो अब आपको इसको कैसे यूज करना है, दिस इज 2 टैबलेट्स आफ्टर मील्स विद वाटर, ट्वाइस अ डे है इसका, तो आप 2 टैबलेट इसके यूज ला सकते हो। तो उसको कस्टमाइज भी किया जा सकता है। बहुत सारे केसेस में कई बार हम 1-1 भी करते हैं, कई केसेस में 2-2 भी करते हैं। सो डिपेंड्स ऑन बॉडी, हम लोग कस्टमाइज भी उसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते, कस्टमाइज भी कर सकते हैं, बट आपको रिजल्ट ओरिएंटेशन के हिसाब से ही कस्टमाइजेशन भी करना पड़ता है चीजों का। तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। अब मैं आती हूँ, कुछ 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको लेकर के बहुत कंफ्यूजन है हमारी टीम्स के अंदर में, हमारी फीमेल टीम्स के अंदर में, कि क्या कब इन दोनों में से किस चीज को कब दें, क्या इस टाइम पे इसको कर ले यूज, क्या इस नारी संजीवनी रेंज के साथ इसको प्रयोग में लाए, क्या नारी संजीवनी रोक करके इसको प्रयोग में लाए। तो उन दोनों प्रोडक्ट्स की भी मैं आज आपसे बात करूंगी, और किस समय पर आपको कौन से वाले को ऐड करना है और किस समय पर आपको कौन से वाले को ऐड नहीं करना है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और आप ये भी समझ जाओगे कि कंडीशंस कैसी होंगी उन दोनों प्रोडक्ट्स को लेके। तो दो प्रोडक्ट्स आर, अभी आप जान जाएंगे कि वो कौन से 2 प्रोडक्ट है जिनको लेके इतने सवालात रहते हैं। हर एक सेशन के ड्यूरेशन में मेरे पास वही कॉमन सवाल थे, तो उनको भी मैंने इस सेशन के अंदर इंक्लूड कर दिया है। फीमेल हेल्थ से जुड़े हुए ही हैं वो। पहले उन दोनों प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं उससे पहले ये पॉइंट्स है कुछ जिनको हमें क्लियर करना पड़ेगा, ताकि हम लोग उन दोनों प्रोडक्ट्स के डिफरेंसेस कहाँ पर आएंगे, कहाँ पे उसका यूज आएगा, उसको अच्छे से समझ पाएंगे। 2 तरीके की डिसऑर्डर्स होते हैं एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में। एक जो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले का पीरियड है, जो 4-5 दिन पहले उनको साइन सिम्टम्स आने लग जाते हैं कि शायद मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम आने वाला है। दूसरा होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो। तो ये दोनों 2 सेपरेट कैटेगरीज हैं। एक है जब आपका ल्यूटियल फेज यानी कि जो आपका एग होता है वो रप्चर होने वाली कंडीशन में होता है, जिसको पहली कैटेगरी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में आप पाएंगे। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में क्या होता है, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं अराउंड 1 हफ्ते पहले। दोबारा से एक पॉइंट बता देती हूँ आपको, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में आपको ज्यादा चेंजेस ऐसे देखने को मिलेंगे फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर एंड बिहेवियरल लेवल पर। यानी कि इस कंडीशन का, इस कैटेगरी का, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का डायरेक्ट रिलेशन आपके बिहेवियरल पैटर्न से है। तो वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की कैटेगरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंस्ट्रुअल इश्यूज कौन कौन से होते हैं। अब मेंस्ट्रुअल इश्यूज में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया में आप देखोगे कि पेनफुल क्रैम्पिंग वाला मेंस्ट्रुएशन होता है उसके अंदर, और जितना टाइम तक, जैसे 4 डेज चल रहा है किसी का या 5 डेज चल रहा है, जनरली 4 to 5 डेज की साइकिल चलता है एक फीमेल के अंदर में। डिस्मेनोरिया में क्या होगा, उनको बहुत पेन रहेगा, इतना एक्सट्रीम पेन रहेगा, समटाइम्स दे आर लाइक कि नेचुरल है, होता ही है सबको पेन इतना ज्यादा, बट थोड़ा होना और ज्यादा होना में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। एक नॉर्मल वायरल होने और एक कोविड होने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए आपको कोविड के लिए बूस्टर डोज तक जाना पड़ रहा है, लेकिन वायरल के लिए कभी हमने बूस्टर डोज क्या, हमने कभी वैक्सीनेशन भी सोचा था क्या? हमने कभी नहीं सोचा था। अब दूसरी जो कैटेगरी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, दूसरी कैटेगरी होती है जहां पे हैवी ब्लीडिंग होती है। एक तो पहली थी जिसमें पेन बहुत ज्यादा होता है फीमेल के अंदर, दूसरी कैटेगरी जिसमें हैवी ब्लीडिंग होती है, कि जनरली क्या होता है 4 to 5 सैनिटरी नैपकिन चेंज हो रहे हैं,
डिपेंड्स ऑन फ्लो। अब इसमें क्या होगा कि 4 to 5 तो छोड़िए, कई बार 8 तक चले जाएंगे, 9 तक चले जाएंगे चेंज होने को। तो ये कंडीशंस होते हैं मेनोरिया के अंदर में। नेक्स्ट आता है ओलिगोमेनोरिया। ऐसे केसेस मेरे पास हद से ज्यादा आते हैं, हद से ज्यादा, जिनको इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन होता है। थायराइड है तो दैट इज अलग फैक्टर, वो अलग फैक्टर है। बट अगर इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, दैट इज ड्यू टू देयर लाइफस्टाइल। हो सकता है किसी ना किसी तरीके की वजह से स्ट्रेस कभी कभी इस चीज को इफेक्ट कर देता है कि एक महीने में एक पर्टिकुलर डेट अगर किसी की है कि इस ड्यूरेशन में उसको हुआ है 4 to 5 डेज के लिए, नेक्स्ट मंथ में वो क्या नोटिस कर रहे हैं कि 10 दिन आगे पीछे चला गया। तो ये सब जो चीजें हैं, दिस इज कॉल्ड एज इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन। और इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन वाले केसेस सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं मेरे पास। पर्सनली ऐसे केसेस बहुत आते हैं। तो ये नेक्स्ट चीज अगर मैं आपसे बात करूं, अब कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इन दोनों कैटेगरीज को डिफरेंशिएट करने के लिए भी, कि जब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वाले केसेस होंगे तो उनमें कैसी चीजें देखने को मिलेंगी। देखिए, पिक्चर्स के माध्यम से कोशिश की है मैंने आप लोगों के सामने अपनी व्यूज रखने की। ब्लॉटिंग बहुत ज्यादा होगी उनको, खाना कुछ भी खाएंगे तो पेट फूल जाएगा उनका। इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा, यानी इरिटेट हो जाएंगे हर बात के लिए। जैसे मैंने शेयर किया ना कि मूड, बिहेवियरल पैटर्न जो है वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में बहुत ज्यादा चेंज होता है। सेकंड पॉइंट के बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे, बैक एक। बैक एक भी बहुत ज्यादा प्री मेंस्ट्रुअल केसेस में होता है। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती है जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में इतना पेन नहीं होता है, लेकिन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के केसेस के अंदर में उनको बैक एक शुरू हो जाती है, उनकी कमर में बहुत दर्द रहता है उनको। एक्नेस, जब तक 4 to 5 डेज का साइकिल चल रहा है, उनके एक्नेस बहुत ज्यादा, स्किन पे कोई ना कोई इश्यूज, पिंपल्स निकल जाना, एक्नेस जैसे इश्यूज, उनको किसी ना किसी तरीके का स्किन इशू हो जाता है। फूड क्रेविंग, कुछ भी अनचाहा खाने को मन करने लग जाता है, बहुत फूड क्रेविंग्स आते हैं प्री मेंस्ट्रुअल इश्यूज के टाइम पर। लास्ट आता है एक्सेसिव फटीग। बहुत सारे और भी हैं बट मैंने मेजर आप लोगों से शेयर किए हैं। एक्सेसिव फटीग, बहुत ज्यादा थकान होना भी कुछ इस तरीके के सिम्टम्स हैं। अब आ जाते हैं मेंस्ट्रुअल इश्यूज में। मेंस्ट्रुअल इश्यूज की अगर बात करूं तो ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल इश्यूज कुछ तो कॉमन है जो प्री मेंस्ट्रुअल इश्यूज जैसे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत अलग हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ब्रेस्ट पेन, एक बिल्कुल अलग सिम्टम है, इसमें एकदम पेनफुल रहता है। दूसरा एब्डोमिनल इश्यूज, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग जिसे कहा मैंने आपसे शेयर किया था, डिस्मेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा रहेंगी इसके अंदर। नेक्स्ट, इंक्रीज एपेटाइट, बहुत भूख लगेगी, ज्यादा भूख लगने लग जाएगी आपको, हर चीज के लिए आपको लगेगा कि मैं और खा लूं और खा लूं, इस तरीके की फीलिंग रहती है। तो अब ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन, इन दोनों को समझना जरूरी है, तब आप उन दोनों प्रोडक्ट के डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। बहुत सारे फीमेल्स ऐसे होते हैं जिनमें ओव्यूलेशन की बहुत प्रॉब्लम है, यानी एग प्रॉपर नहीं बनता है ड्यू टू इरेगुलर पीरियड्स भी। अब यहाँ पे जिनका एग प्रॉपर नहीं बनता है, जनरली उनके अंदर में इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, बहुत पेनफुल होगा या इनफ्रीक्वेंट होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कि अपनी प्रॉपर साइकिल्स का इशू रहता है, जैसे मैंने शेयर किया अभी। एनओव्यूलेशन एंड ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन कैन हैव सेवरल इश्यूज। तो जो साइन सिम्टम्स थे वो बहुत रहते हैं, और उसमें से कुछ एक इशू पीसीओएस का नाम आप सुनते रहते हो, पीसीओएस, पीसीओडी। तो पीसीओएस और पीसीओडी में भी आपको यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, नारी संजीवनी तो है ही। अब इसमें देखिए, ओवर बैलेंस, ओवर बैलेंस आपको इस कंडीशन में ज्यादा हेल्प करेगा, इस कंडीशन में, यानी प्री मेंस्ट्रुअल इश्यूज जिसमें इमोशनल, फिजिकल, बिहेवियरल सिम्टम्स बहुत है, क्योंकि ओवर बैलेंस का रिलेशन इस चीज से ज्यादा है। जहां पे आप देख रहे हो 1 to 28 डेज का जो सर्कल आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये एक फीमेल की साइकिल है, ओव्यूलेशन एंड पीरियड से रिलेटेड साइकिल है। 1 to 5 डेट्स को आप भूल जाओ जहाँ पे पीरियड्स की बात हो रही है, बाकी के जो दिन है उसमें उसका एग बनना। फिर एक फेज ऐसा है जहाँ पे वो फर्टाइल, यानी कि जो वो पीरियड जो उसे कंसीव करने के लिए भगवान ने प्रदान किया है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो ल्यूटियल फेज, जहाँ पे अगर तो वो कंसीव कर लेती है तो वेल एंड गुड, किसी का प्लान है तो। अगर कंसीव नहीं हो रहा है या टीनेजर ग्रुप वाले हैं तो एग रप्चरिंग स्टार्ट होती है,
एग का टूटना स्टार्ट होता है, उसके बाद में पीरियड्स का आना स्टार्ट होता है। तो ये जो ल्यूटियल फेज है, ये बाकी के जो 3 फेज हैं, फॉलिकल, फर्टाइल, ल्यूटियल फेज, ये तीनों ऐसे फेज हैं जहां पे आपको ओवा बैलेंस का बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा, बहुत सुपीरियर तरीके से आपको ओवा बैलेंस का रिजल्ट मिलेगा। लोग ये कंफ्यूज करते हैं कि ओवा बैलेंस को किस कंडीशन के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन माना जा सकता है और किस कंडीशन के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन नहीं माना जा सकता। तो जो 3 फेज है, जहाँ पे फॉलिकुलर फेज, फर्टाइल फेज एंड ल्यूटियल फेज, ये जो 3 फेज आते हैं, इन तीनों फेजों को मेंटेन रखने के लिए ओवा बैलेंस जरूरी है। जहाँ पे एग बनना, एग की रप्चरिंग का प्रोसेस होना, 2 चीजें होती हैं फीमेल के अंदर में। तो जिनके साथ में ऐसे इश्यूज होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले के जो इश्यूज आते हैं, ल्यूटियल फेज वाला जो इशू आता है, एग वाले जो फेज के इश्यूज होते हैं, उसमें दे रिक्वायर ओवा बैलेंस मोर। और पीसीओएस के केस में भी आप ओवा बैलेंस को ऐड कर सकते हो नारी संजीवनी की रेंज के साथ में। अब ओवा बैलेंस की कुछ की इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं मैंने। ट्राइगोनेला, मेथी वाले जो दाने होते हैं वो उसको कहते हैं, गूगल, शतावरी, अश्वगंधा, मिल्क थीसल, एल आर्जिनाइन, एल सिस्टीन, कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। बिकॉज इट इज डायरेक्टली न्यूट्रिशनल फॉर्म, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ ना कुछ अमीनो एसिड्स पाए जाएंगे, तो पावर भी मिलती है, स्ट्रेंथ भी मिलती है इसके माध्यम से। अभी आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेगा, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्टली एग के ल्यूटियल फेज पे है, एग के बनने, रप्चरिंग जैसे प्रोसेसेस पे है। तो अगर एग का बनना, उसका रप्चरिंग प्रोसेस सही होगा तो मेंस्ट्रुअल सिस्टम ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि इसको ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इश्यूज ज्यादा है या उससे पहले इश्यूज ज्यादा है। तो उन इश्यूज को जब आप बात करेंगे, समझ जाएंगे, तो उस कंडीशन में आप ये बात कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि इनको ओवर बैलेंस की रिक्वायरमेंट है या फिर इसकी रिक्वायरमेंट है। ये क्वेश्चन था जिसकी वजह से लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं कि ओवा को किसको और मेंसो को कहाँ पे आपको देना चाहिए। ये कुछ है चीजें जो आपको हेल्प करेंगी। जैसे इसके की इंग्रेडिएंट्स की ओवा बैलेंस के बेनिफिट्स की बात करती हूँ। ट्राइगोनेला डाइजेशन और मेंस्ट्रुअल पेन के रिलीव में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि पहले ही एग रप्चरिंग प्रोसेस को नॉर्मलाइज अगर करने में कामयाब हो जाते हो आप, तो मेंस्ट्रुअल इश्यूज में भी आप कामयाब हो जाओगे उनको रिलीफ देने में। गूगल एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से ये बहुत हेल्प करता है। स्किन इश्यूज जिनको होते हैं ना पीरियड्स के ड्यूरेशन में, कि वो ये स्पेसिफिकली आपको बताएगी कोई फीमेल कि जब मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम चल रहा होता है तब मुझे एक्नेज हो जाती है या तब मुझे स्किन पे इश्यूज हो जाते हैं। तो दे आर ऑल्सो द टारगेट कंज्यूमर फॉर योर ओवा बैलेंस। उनको ओवा बैलेंस की रिक्वायरमेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। नारी संजीवनी आप दे रहे हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो उन्हें देना ही देना है आपको। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जाएगा ही जाएगा, अलॉन्ग विद न्यूट्रिशन अगर आप बात करो तो वहां पे उसको ओवा बैलेंस आप दे सकते हो। नेक्स्ट इज शतावरी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को नरिशमेंट करने का काम करता है ये। लास्ट चीज आ जाती है अश्वगंधा की बात करते हैं, तो अश्वगंधा इज ए स्ट्रेंथनिंग हर्ब, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथनिंग बहुत करता है अश्वगंधा। और जो सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग फीमेल के अंदर या मेल के अंदर होती है, उन दोनों कंडीशंस के लिए जरूरी होता है कि उनको एक सही न्यूट्रिशन दिया जाए। तो अश्वगंधा एक ऐसी हर्ब है जो कि सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, क्वेश्चनिंग अभी मत करिए प्लीज, मैं अभी आपका आंसर नहीं कर पाऊंगी। हम सेशन को कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको 10-15 मिनट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं मेंस्ट्रुअल इश्यूज के ड्यूरेशन की बात करती हूँ और आफ्टर मेंस्ट्रुअल इश्यूज की बात करती हूँ, मेन्यूपोज की बात करती हूँ। आज सुबह ही मेरे पास एक मेन्यूपोज से जुड़ा हुआ सवाल आया था कि मेन्यूपोज के टाइम पे कौन से प्रोडक्ट का आप कंज्यूम करवा सकते हैं। टीनेजर से लेके 40s तक जो ड्यूरेशन चलता है एक फीमेल का, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल टीनेजर से स्टार्ट होती है, फिर वो एक्टिव होनी शुरू होती है, एक फर्टाइल फेज में जानी शुरू होती है, तो उसके बाद 40s तक जाते जाते उनकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है आफ्टर 40s एकदम बदल जाती है। स्पेशल केयर उनको चाहिए होती है,
स्पेशल डाइट उनको चाहिए होती है, तो ये भी आप ध्यान रखिए कि आफ्टर 40s वाली जो एज ग्रुप होगी उन लोगों के लिए भी मेंसो आपको ज्यादा सपोर्टिव एलिमेंट की तरह काम करेगा, ये ध्यान रखिए आप। तो वहां पे आप मेंसो को एड ऑन रख सकते हो। और टीनेजर ग्रुप के लिए अगर एग इशू होता है तो पहले आप ओवा दे सकते हो, और ओवा के बाद में मुझसे शेयर कर लीजिएगा कि किस तरीके का रिस्पॉन्स है बॉडी का। तो अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मेंसो तभी ऐड करेंगे। अब 40s के बाद जो हार्मोनल डिसरप्शन होता है और मेन्यूपोज जब स्टार्ट होने लगता है तो बहुत इश्यूज फीमेल के और भी शुरू होते हैं साथ में। जैसे बॉडी में जो हार्मोन इशू तो है ही है, बोन्स का वीक होना, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे प्रॉब्लम्स जो आपको आते हैं, वो सभी चीजों के लिए जरूरी ये है कि उनको एक ऐसी न्यूट्रिशनल फॉर्म दी जाए उनके शरीर में जो उनके लिए एक अच्छे डाइट सोर्स की तरह तो काम करे ही, उनकी बॉडी को स्पेशल केयर भी दे। कुछ हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरॉन है या प्रोलेक्टिन है, वो प्राइमरी फीमेल हार्मोन्स हैं जो फीमेल की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरॉन जो कि मेल हार्मोन होता है, लेकिन वो भी फीमेल में पाया जाता है, और मेन्यूपोज के टाइम पर सबसे महत्वपूर्ण रोल उसी हार्मोन का होता है। तो यही हार्मोन बहुत डिसरप्ट होता है जब एक फीमेल का मेन्यूपोज शुरू होता है, खत्म होने लगता है जब उसका फर्टाइल पीरियड और उसकी टीनेजर ग्रुप। मेंसो बैलेंस के माध्यम से आप उनके इस ड्यूरेशन को ईज कर सकते हो। तो आपको मेन्यूपोज के टाइम पे मेंसो बैलेंस को ऐड ऑन करना है, और उसके लिए आपको वरिड होने की जरूरत नहीं है। अब की इंग्रेडिएंट्स मेंसो के कौन कौन से हैं? शतावरी, अश्वगंधा, यष्टि मधु, कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मैंने। तो शतावरी की अगर बात करूं तो वो प्रोलेक्टिन हार्मोन को एक्टिवेट करता है, यूट्रस का नरिशमेंट उनके लिए बहुत जरूरी होता है उस टाइम पर, और इंसोम्निया को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है ये। बहुत सारी फीमेल्स की नींद डिस्टर्ब होने लग जाती है जैसे जैसे मेन्यूपोज के ड्यूरेशन में हो जाते हैं। तो अश्वगंधा, अश्वगंधा मैंने शेयर अभी किया भी कि वो एक स्ट्रेंथनिंग हर्ब है, और लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो होते हैं मेन्यूपोज जब होने लगता है तो उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। कि सडनली अगर ज्यादा लो लेवल हो रहा है तो ये बहुत जरूरी है कि दूसरा जो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन है उसको मेंटेन किया जाए, ताकि बॉडी के अंदर इश्यूज ना हो, उस फीमेल को दिक्कत ना आए कोई उसकी बॉडी में। यष्टि मधु ये प्रोजेस्टेरॉन को हेल्प करता है मेंटेन करने में। आपको ओवा और मेंसो का जो तरीका है वो सिमिलर होता है लेने का, इसलिए दोनों को मैं सिमिलरली एक ही में बता रही हूँ। एक एक कैप्सूल मॉर्निंग इवनिंग आप बिफोर और आफ्टर डिपेंड ऑन यू कम्प्लीटली कभी भी आप ले सकते हो, बट दिन के 2 है ये, एक एक मॉर्निंग और इवनिंग के ड्यूरेशन में आपको इसको कंज्यूम करना है। तो यहाँ पे सेशन को कंप्लीट करती हूँ मैं, और जो मेरा मेजर मकसद था जहाँ पे मैंने फीमेल के लिए बात करनी थी उसको कंप्लीट करती हूँ। ओवा और मेंसो का जो डिफरेंस था, अब आई थिंक कि बहुत हद तक शायद मैं सफल रही होंगी आप लोगों को क्लियर करने के लिए। तो अभी हम क्वेश्चंस का वेट कर लेते हैं, आप लोग अब मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पहला सवाल ही मेरे पास ये आ गया है कि थायरो टैब के साथ। जी नहीं मैम, थायरो टैब अगर चल रहा है तो थायरो को ही कंटिन्यू रहने दे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मेरे पास में कि 40s की एज है और 40s की एज के टाइम पे पीरियड कंटिन्यू नहीं है। तो मैंने अभी ही जस्ट सेशन इस स्लाइड से पहले एक ही लाइन मेरी यही थी कि मेन्यूपोज के ड्यूरेशन में मेंसो बैलेंस को आप दे सकते हो। ओके, तो थायरो टैब वाला मैंने आंसर कर दिया है ऑलरेडी। नारी टैबलेट खाना खाने से पहले लेनी है क्या? नहीं, ये जरूरी नहीं है, आप उसको आफ्टर मील्स ले सकते हो।
बस तरीका आप ऐसा रख सकते हो कि नारी संजीवनी सिरप जो है उसकी 1 to 2 स्पून को आप डिजोल्व कर लेना पानी के अंदर और साथ में 2 टैबलेट्स को आप ले लेना। मैम ड्यूरिंग पीरियड एब्डोमिनल पेन के लिए क्या लेना है? एब्डोमिनल पेन इज रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल इश्यूज। तो मेंस्ट्रुएशन के जो इश्यूज होते हैं, मेंस्ट्रुएशन के इश्यूज के ड्यूरेशन में आप मेंसोबैलेंस को ऐड करके रख सकते हो, और प्री मेंस्ट्रुअल केसेस हो तो उसमें आप ओवा को ऐड कर सकते हो। कैन वी यूज 360F विद दिस? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आप कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाओगे, बट आप आगे पीछे 360F को कंज्यूम कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। दैट इज एक्चुअली अ प्रोबायोटिक रिलेटेड टू फीमेल हेल्थ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन्यूपोज अगर 32 इयर्स पर हो गया हो, नहीं मुकेश सर ऐसा नहीं है, मैंने जो 40s की एज लिखी है वो एक रेफरल वैल्यू था बस। मेन्यूपोज अलग अलग टाइम पे अलग अलग फीमेल्स के साथ किसी भी ड्यूरेशन में हो सकता है 35 पर हो सकता है 38 में हो सकता है 40 प्लस 41 2 में हो, तो डिपेंड्स ऑन बॉडी। और मेन्यूपोज के ड्यूरेशन में मैंने कहा कि मेंसो बैलेंस को आप दे सकते हैं उसके अंदर। तो दोबारा से वो सवाल ना करें मुझे। संतोष जी आपको नंबर मिल जाएगा। देख लेते हैं और क्वेश्चन क्या क्या है। 16-17 की एज में अगर 1-2 मंथ्स की गैपिंग आ रही है तो क्या देना चाहिए? ओवर बैलेंस दे सकते हैं कुमुद मैम उन केसेस के अंदर, दैट इज ए टीनेजर, तो उनके लिए ओवर बैलेंस एंड नारी संजीवनी विल वर्क बेस्ट। 24 गर्ल मेन्यूपोज ओनली 1 day ब्लीडिंग देन स्टॉप ओवा और मेंसो। पहली चीज अनियुधा पूरा नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो ये जो प्रॉब्लम उनके साथ आई है, वंस वी नीड टू चेक कि कहीं उनको किसी तरीके का सिस्ट इशू या पीसीओएस इशू तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप उनको नारी संजीवनी के साथ में ओवा ऐड कर सकते हो। 24 हो 26 एज हो, दोनों के लिए सेम आंसर है मेरा। नारी संजीवनी सिरप और टैबलेट 1 कप पानी में डिसॉल्व कर लेने हैं क्या? नहीं सर, नारी संजीवनी सिरप को आपको डिसॉल्व करना है। आप हाफ ग्लास वाटर में भी कर सकते हो, आप हाफ ग्लास कप में भी कर सकते हो, हाफ कप के अंदर भी कर सकते हो। तो टैबलेट को नहीं डिसॉल्व करना आपको, टैबलेट को आपको उसके साथ में लेना है। मेंसो बैलेंस कब देना है? मैं बहुत बार इसका आंसर कर चुकी हूँ। 1 to 2 आफ्टर मील्स या बिफोर मील्स यूज कर सकते हैं उसको। बहुत ही शानदार तरीके से, विस्तृत रूप से, सहज तरीके से। राजेश सर, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस कॉम्प्लीमेंट, दिस मीन्स अ लॉट। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ और सिर्फ इस सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करे जाएं, बाकी के क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाऊंगी मैं इस टाइम पे। मुझे ब्लेस्ड के नाम से कोई डिवाइस आ रहा है, तो आई डोंट नो उन्होंने मुझे सवाल क्या किया। सुपर सेशन समझ में आया, फिर ये सप्लीमेंट एज से देना शुरू किया कर सकते हैं। आई डोंट नो, मे बी शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि किस एज से आप शुरू कर सकते हैं। तो 17-18 के एज ग्रुप से इसको ओवा को आप शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर और आफ्टर दोनों ही तरीके से ले सकते हैं संतोष जी उसको। 1 to 2 लेना है पूरे दिन के अंदर, 2 यानी 1 per डे। गीता जी, मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया है, और पीसीओडी इश्यू आप मुझे शेयर कर रहे हो, तो दिस इज गुड कि आप नारी संजीवनी सिरप, टैबलेट एंड ओवा ले लो। ड्यूरिंग पीरियड्स आप कुछ भी नहीं ले पाते हैं,
राधिका मैम, ड्यूरिंग पीरियड्स आपको कुछ नहीं कंज्यूम करना होता है, बट 4 to 5 डेज के बिफोर एंड आफ्टर जब आप ठीक हो जाते हो तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। 34 इयर्स एज में साइकिल डेज कम हो गए हैं, तो व्हाट शुड बी डू? 34 इयर्स के एज में यदि ऐसा इशू आ रहा है कोई, तो मे बी वो मेन्यूपोज में जा रहे हो, क्वाइट पॉसिबल। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो उसके बाद आप मेंटो बैलेंस प्रयोग कर सकते हो। कैन अ हेल्दी लेडी ऑफ नॉर्मल हेल्थ कैन टेक दिस? जी अरुणिका जी, बिल्कुल ओवर बैलेंस को ले सकती है एक हेल्दी लेडी भी, क्योंकि ओवम तो हर एक फीमेल के अंदर बनता ही है और एग फर्टिलाइजेशन तो हर एक फीमेल के अंदर होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो एग रप्चरिंग भी होगी, इसीलिए नॉर्मलाइज प्रोसेसेस के लिए भी ओवर बैलेंस को आप कंज्यूम कर सकते हो 1-1। कितने टाइम तक देना चाहिए? दिस टोटली डिपेंड्स ऑन बॉडी सतीश जी, इसका कुछ फिक्स नहीं होता है न्यूट्रिशन का, और मिनिमम कोशिश करिए कि 2-3 मंथ तो आप जरूर दें। रिजल्ट ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर ब्लीडिंग टाइम पेनफुल है बहुत, तो ओवा और मेंसो। 43 इयर्स एज है तो इट विल बी गुड, शी कैन टेक मेंसो। मेंसो वो ले सकते हैं। मोहित जी, अगर 24 एज में भी अभी भी नहीं स्टार्ट हुए हैं, तो फर्स्टली इट टोटली डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी टू। कुछ केसेस, कुछ क्रिटिकल मेडिकल केसेस भी हो सकते हैं, तो यू नीड टू कंसल्ट। गीता जी, मैंने आपका आंसर कर दिया है। पंकज सर, नारी संजीवनी सिरप, टैबलेट, F9 ओवा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको इसमें शायद हेल्प कर पाए, जो क्वेश्चन आपने किया है। कौन सी एज से मैंने ऑलरेडी शेयर किया है? फिर से सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, आई थिंक हम आंसर कर चुके हैं इसके। मेंसो बैलेंस प्री मेंस्ट्रुअल कंडीशन में नहीं सर, मेंसो बैलेंस और ओवर बैलेंस का डिफरेंस मैंने ऑलरेडी शेयर किया है आपको। ओके, काफी डाउट्स क्लियर हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दिस। पंकज जी, मैंने आपका सवाल दे दिया है, आंसर वही सेम आंसर है मेरा। जॉइंट इश्यूज, फिर से अगेन आप ऐसे क्वेश्चन मेरे से ना करें, इस सेशन के टाइम पे सेशन से रिलेटेड ही करें। पीरियड सिर्फ एक ही दिन होते हैं, एज 26। ओवर बैलेंस का प्रयोग शुरू कर सकते हैं अलोंग विद नारी संजीवनी, तो इट माइट हेल्प। अरुणिका जी, मैं ऑलरेडी आपके जवाब दे चुकी हूँ। नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट, ओवा बैलेंस भी टैबलेट फॉर्म है एंड मेंसो बैलेंस भी टैबलेट फॉर्म है। I am suffering with white discharge since 4-5 years. My age is 22. What protection should I take? Please tell me. पहली चीज, डिवाइस नेम आ रहा है ओप्पो के नाम से, तो आई डोंट नो किसने ये क्वेश्चन किया। आप पूरा सेशन अगर आपने देखा है तो मे बी आपका ये डाउट पहले ही क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि इसका ही बेस पूरा सेशन मैंने किया है। नारी संजीवनी सिरप, टैबलेट, ओवा को आप यूज कर सकते हो। थायराइड इशू है तो थायराइड टैब का प्रयोग कर सकते हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करना होता है। आप नेचुरल प्रोसेस को हैम्पर कैसे करोगे? कुछ चीजों के लिए आपको रुकना ही पड़ता है, सो दिस नीड नॉट टू बी कंटिन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड। अगर कोई सर, नेचुरल प्रोसेस को कभी हैम्पर करने की कोशिश आप नहीं कर सकते हो। नॉर्मल यूटेरस अगर रिमूव हुआ है तो उस केस में हार्मोनल डिसरप्शन है,
तो पहले प्रॉब्लम डिस्कस करनी पड़ेगी कि उसकी वजह से क्या बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है। कैलमेक्स को भी ऐड कर सकते हो इस केस में आप। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई शैल टेक योर लीव और अब आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करूंगी मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर और बहुत ध्यान रखिए कि आप लोग अगेन जो ओमिक्रॉन जैसी प्रॉब्लम फिर फैल रही है, तीसरी लहर, उससे थोड़ा बच के रहिए एंड कीप स्माइलिंग। गुड नाइट, आई विल सी यू।